इस चैप्टर में हम आपको खास करके थ्योरी चीज़ बताएंगे रिलेशन फंक्शन के बारे में और आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पर कमांड करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शंस। तो देखिए पहला जो हम लोगों को समझना है रिलेशन फंक्शन में, जो पहला जो आपका टॉपिक समझना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आप हिंदी में कार्तीय गुणन के नाम से जानते हैं। तो कार्तीय गुणन आखिर होता क्या है, पहले हम लोग इसी बात को समझते हैं। तो पहला नंबर चीज़ समझिए कि अगर हम कार्तीय गुणन को पहले अगर मान लीजिए कि दो सेट को, सेट मतलब समुच, दो गो समुच को अगर गुना करना होगा तो उसको हम लोग ए क्रॉस बी के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि कार्तीय गुणन। जैसे ए क्रॉस बी अगर आपसे निकालने की बात कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी में आप एक पेयर बनाएंगे, पेयर मतलब युग्म, जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो x, y, जहाँ से x का मान आपको कहाँ से लाना है, तो a सेट से लाना है, और y मतलब y का मान जो है वह कहाँ से लाना है, तो b सेट से लाना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, तो x, y, x a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप a क्रॉस b निकाल सकते हैं। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझिए कि a बराबर आपके पास कोई सेट है 1,2 और b बराबर एक सेट है 4,5,6। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है कि a क्रॉस b निकालना है, मतलब a में b से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पहले a का मान रख दिए, b का मान रख दिए, तो इसको आप गुना कीजिए। तो 1 में पहले 4 से, तो 1,4, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, 1 में 4 से तो 1,4, पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर मतलब आपको ऐसा नहीं करना था कि 1 में 4 से गुना किए तो 4 हो गया, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको लिखना है 1,4, फिर 1 में अगर ये 5 से तो 1,5, फिर 1 में 6 से तो 1,6। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे, तो 2 में 4 से तो 2,4, 2 में 5 से तो 2,5 और इस 2 में 6 से तो 2,6। तो इस तरह से आप आसानी से a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को और एक और एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल्स, a बराबर आपके पास कोई सेट है, समुच है a, b और दूसरा b एक सेट है, उसमें a, b, c 3 गो एलिमेंट है। ठीक है, और इस दोनों को गुना करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो कैसे निकालते हैं, तो आप पहले a से इस a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, और a में b से तो a, b, a में c से तो a, c। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद b में, तो b को उठाएंगे तो b में a से तो b, a, b में b से तो b, b और b में c से तो b, c। तो इस तरह से आप आसानी से, हमें लगता है कि आप क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्तीय गुणन तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक नोट इसमें आप लोग समझ लीजिए कि a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है। अगर a क्रॉस b का अगर नंबर पूछा जाए कि नंबर ऑफ a क्रॉस b बताइए, तो आप याद रखेंगे नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर का सवाल इसमें से आपसे कैसे पूछा जाता है हम आपको बताते हैं अभी। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल्स देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ए बराबर कोई सेट है, 1, 2, 3, 4 सेट में एलिमेंट है, और बी बराबर में ए, बी, सी है। ठीक है, तो आपके पास 2 गो सेट हो गया। अभी दोनों को गुना पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए। तो ए क्रॉस बी मतलब गुना करने के बाद हमको गुना करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कै गो होगा, लेकिन हम डायरेक्ट भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए में इसमें कै गो है, 4 गो एलिमेंट है, और इसमें कै गो है, 3 गो। तो 4 गुने 3 यानी टोटल कै गो आएगा, 12 गो। तो आपका आंसर आ जाएगा सी यानी 12। इस तरह से आप आसानी से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आसानी से पता कर सकते हैं, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद रहता है तब। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। जैसे अभी आपने ए क्रॉस बी निकालना तो सीख गए, ठीक है, ए क्रॉस बी तो निकालना सीख गए आप लोग। तो रिलेशन क्या होता है यानी संबंध क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो संबंध होता क्या है, तो संबंध जो है वो एक सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन किसका सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का।
तो आप याद रखेंगे कि अगर आपसे ए से बी में रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन आखिर होता क्या है, तो एक प्रकार का सबसेट होता है। और किससे किस में सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, उसी को हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग संबंध हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आप याद रखेंगे ए को बोलते हैं डोमेन, यानी जिसको हम प्रांत के नाम से जानते हैं, और इसमें जो बी है, बी को को डोमेन बोलते हैं, यानी कि स्व प्रांत बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। जैसे गौर से देखिएगा, आप मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए बराबर ए कॉमा बी, ठीक है, ए और बी, और दूसरा एगो सेट है ए बी सी, तीन गो इसमें एलिमेंट है। तो अगर हम आपसे पूछते कि ए क्रॉस बी आप निकालिए, तो ए क्रॉस बी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम पिछले एग्जांपल्स में भी आपको बताएं ए कैसे निकालते हैं। तो ए में ए से तो ए कॉमा ए में बी से तो ए कॉमा बी, ए में सी से तो ए कॉमा सी, ये तो आप लोग समझ गए। फिर इस बी में ए से तब बी कॉमा ए, बी में बी से तब बी कॉमा बी, और बी में सी से तब बी कॉमा सी। तो इस तरह से आप आसानी से ए क्रॉस बी तो निकाल सकते हैं। और जब ए क्रॉस बी निकाल लिए, तब अब रिलेशन क्या होता है समझिएगा। रिलेशन क्या होता है, तो इसी का एक सबसेट होता है। तो इसमें से आप एक सबसेट उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि R1 बराबर हम एक एलिमेंट लिए ए कॉमा ए और ए कॉमा बी। तो अब गौर से देखिए कि जो एलिमेंट है, क्या इसमें आपको मिलेगा कि ना, ए कॉमा ए इसमें मिल रहा है, ए कॉमा बी इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, सबसेट हुआ ना। अगर इसमें जो भी एलिमेंट है ए क्रॉस बी में मिल रहा है, इसका मतलब वो सबसेट है। और सबसेट को हिंदी में उपसमुच बोलते हैं, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है इसमें मिल जाना चाहिए। अगर मिल रहा है तो सबसेट है, और जैसे ही सबसेट है तो वह रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। ठीक ना। अब उदाहरण नंबर दूसरा देखिएगा। मान लीजिए कि R2 बराबर हम ले लिए ए कॉमा ए, बी कॉमा सी और बी कॉमा ए। तो अब आपको देखना है कि ये रिलेशन है कि नहीं। तो ये रिलेशन कब होगा, जब इसका सबसेट होगा। तो देखिए ए कॉमा ए मिल रहा है, बी कॉमा सी इसमें मिलाइए, कहीं पर मिल रहा है, बी कॉमा सी मिल रहा है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए यहाँ मिल रहा है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है इसमें मिल रहा है। तो मिल रहा है इसका मतलब सबसेट हुआ, और सबसेट है तो इसका मतलब रिलेशन भी है। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी रिलेशन सबसे मतलब कोई भी आर जो है वो रिलेशन कब कहा जाएगा, जब वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। अब अगला एग्जांपल देखिए कि R3 दिया हुआ है ए कॉमा ए और सी कॉमा बी। अब आपको बताना है कि यह रिलेशन है कि नहीं। तो सोचिए ए कॉमा ए तो इसमें मिल रहा है, सी कॉमा बी इसमें कहीं मिल रहा है, देखिए तो सी कॉमा बी नहीं मिल रहा है। यहाँ बी कॉमा सी है, लेकिन यहाँ सी कॉमा बी है। तो अब ये बताइए, अब तो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो ये रिलेशन आपका नहीं है। ठीक ना। तो रिलेशन कब होगा, जब वह ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसेट क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। 11th क्लास में आप लोग जाने होंगे कि सबसेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट बी कब होगा का मतलब क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव होना चाहिए। मतलब ए में जो भी एलिमेंट है वह बी में भी मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है। तो सोचिए इसमें जो भी एलिमेंट है वो टोटल का टोटल इसमें मिल रहा है। तो मिल रहा है तो इसको हम लोग सबसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप का रिलेशन होता है, जो आपका 12th क्लास में सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोगों को रिलेशन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस बी का एक अवयव होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, जो आपका 1 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया है और आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे देख लीजिए ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, जहाँ पर बी का मान बड़ा है 6 से। ऑन सेट एन, नेचुरल नंबर में एक सेट है और आपका एक रिलेशन दिया गया है ए कॉमा बी सच डैट ए बराबर बी माइनस 2, बी जहाँ पर क्या है 6 से बड़ा है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो पेयर है वह रिलेशन आर में सेटिस्फाइड करेगा। जैसे 2,4 इसमें होगा, 3,8 क्या इसमें होगा, या क्या 6,8 होगा, या 8,7 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे उस बात को आप लोग समझिए ध्यान से। पहले आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ a बराबर क्या है, b माइनस 2 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, b का मान आपको 6 से बड़ा रखना है। तो बारी बारी से आप मान रख के देखिए। तो b का मान आप क्या लिखिए, 7 लिखिए पहले। तो a बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 2 यानी कि 5 आएगा। तो इस तरह से आपका पेयर बनाएगा 5,7। तो अब देख लीजिए 5,7 तो कहीं पर इसमें मिल नहीं रहा है। अब दूसरा पेयर बनाते हैं, b का मान हम 8 लिखते हैं। तो सोचिए a बराबर आप यहाँ पर 8 लिखिएगा तो 8 माइनस 2 यानी 6 आएगा। तो इस तरह से पेयर जो आपका बना 6,8। तो गौर से देखिए
क्या इसमें कहीं पर 6,8 है? तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर जो है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को करना क्या था कि a बराबर b माइनस 2 एक रिलेशन दिया हुआ था जिसमें कि आपको b का मान 6 से बड़ा रखना था। तो बड़ा में हम 7 रख के देखें, तो 7 रखे तो हमारा पेयर क्या बना 5,7, और 8 रखे तो हमारा पेयर क्या बना 6,8। तो सोचिए 6,8 तो बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा 1 नंबर, सी नंबर। ठीक है, एक का क्या होगा सी नंबर। तो चलिए अब हम लोग आगे, अब ये तो आप लोग को रिलेशन पर समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी संबंध के प्रकार। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसी में से सवाल पूछा जाता है। तो पहला जो है आपका इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध। किसको रिक्त संबंध बोलेंगे? तो आप याद रखेंगे कि आर बराबर फाई को आर बराबर किसको फाई को हम लोग इम्प्टी रिलेशन के नाम से जानेंगे। और फाई क्या होता है? ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि फाई जो है वो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए कहने का मतलब ए से ए में एक हम रिलेशन लिए हैं, और अगर आर बराबर फाई है तो हम इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे? तो इम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। दूसरा चीज़ है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध किसको बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे कि आर बराबर ए क्रॉस ए को, मतलब ए क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट आएगा उस सारा एलिमेंट हम किस में ले लेंगे? रिलेशन में। यानी आर बराबर ए क्रॉस ए को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब आर बराबर ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये क्या है से समझिएगा। ए रिलेशन आर ऑन ए इज सैड टू बी। ए संबंध आर ए पर कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? अब इसको बारी बारी से समझते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, दूसरा सिमेट्रिक कहा जाएगा, और तीसरा ट्रांजिटिव कहा जाएगा। तो बात समझिएगा ध्यान से कि रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा, सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, और ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा। तो तीनों को पहले आप बारी बारी से अच्छा से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब ए बिलोंग्स टू आर। हु बहू, देखिए ए है तो फिर ए है, मतलब हु बहू अगर उस पेयर अगर आप उस रिलेशन में मिलता है तो हम कहेंगे वो अब रिलेशन जो है कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे फॉर ऑल ए का मान कहाँ से लेना है? आपको सेट ए में से लेना है। अब आप याद रखिएगा जितने भी ए में जो भी एलिमेंट है उस सब का हु बहू मिलना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन आर दिख रहा है आपको और उसमें अगर हु बहू अगर सेट ए में मान लीजिए 3 गो एलिमेंट है 1 2 3, तो इस तीनों का हु बहू अगर रिलेशन में मिल रहा है तभी हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। और सिमेट्रिक कब बोलेंगे? तो याद रखिए ए कॉमा बी मिलता है आर से, तो बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए किससे? आर से, मतलब रिलेशन से। तो ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब हुआ कि ए मिला बी से तो बी मिला भी ए से होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक है। मतलब कि ए कॉमा बी, तो इसका उल्टा सोचिए, ए कॉमा बी है तो इसका उल्टा क्या है? बी कॉमा है। मतलब कोई भी अगर आपको सीधा मिल रहा है तो उसका उल्टा भी उसमें मिलना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, और ये है आपका लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? मतलब संक्रामक कब होगा? तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या? आर, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट आपको मिल गया, पहला मिला ए कॉमा बी और दूसरा मिला बी कॉमा सी, तो आपको एक और मिलना चाहिए। कौन सा? ए कॉमा बी मिला है, बी कॉमा सी मिला, तो आपको ई वाला ए और सी मिलना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ये बात आप लोग समझे? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हु बहू मिले। सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका उल्टा मिले। ठीक है, और ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए मिला बी से, बी मिला सी से, तो ए मिलना चाहिए सी से, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। एगो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। लेकिन अब आप समझते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो याद रखिएगा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों होना चाहिए। मतलब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कि तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो तीनों होगा तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे आप लोग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखिएगा आप क्वेश्चन एक देखिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन है आप लोग को यह कि एक रिलेशन दिया गया है r बराबर 1,2,1 ऑन सेट a बराबर 1, 2, 3। इसमें 3 गो एलिमेंट है, आप याद रखिएगा। और सेट a से a में एक रिलेशन है r बराबर 1,2, 2,1। तो बताना है कि ये जो r लिखा गया है कौन सा रिलेशन है। तो अभी हम आपको 3 टाइप का रिलेशन बताए, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो तीनों में और एक वो है ऑप्शन नंबर 4 क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए, आपको अभी हम बताए हैं क्या कि सिमेट्रिक का, देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हू बहू मिले। तो हू बहू यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,2 है और 2,1 है, तो हू बहू तो नहीं, जैसे 1,1 और 2,2 तो नहीं ना है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब समझते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कब होता है, जब a, b मिला और b, a मिला, मतलब उल्टा मिलना चाहिए। तो देखिए 1,2 मिला तो इसका उल्टा क्या होगा, 2,1। तो उल्टा तो मिल रहा है, तो अगर उल्टा मिल रहा है तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक है। समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, उल्टा मिल रहा है तो यह सिमेट्रिक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए r बराबर a, b मिला, b, a मिल रहा है, ये एक रिलेशन है और सेट किस पर, a से b, c पर। तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, कौन सा होगा। तो सोचिए, आपको बताया अभी तुरंत कि अगर उल्टा मिल रहा है, जैसे a, b मिला और b, a भी उस रिलेशन में मिल रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक सेट है a, b, c, ठीक है, 3 गो एलिमेंट है और एक रिलेशन दिया गया है सेट a पर, मतलब एक जो सेट है आपके पास उसी पर एक रिलेशन दिया गया है a, b और b, a। तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा गया है वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, या इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तीनों है। तो आपको ये रिलेशन में बताना है कि कौन सा ही रिलेशन है। तो सोचिए, आपको अभी बताए थे कि हू बहू सबका मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 गो एलिमेंट है, तो तीनों का हू बहू क्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिर्फ एगो का मिल रहा है, a, a। बट b, b तो नहीं मिल रहा है और नहीं c, c मिल रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताया गया रिफ्लेक्सिव कब होता है। थोड़ा सा देख लीजिए फिर से, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a, a मिलना चाहिए, मतलब हू बहू मिलना चाहिए, तब वह रिफ्लेक्सिव होता है। तो हू बहू तो a को मिला, लेकिन b का तो नहीं हू बहू मिल रहा है, नहीं c का मिल रहा है। इस सबका हू बहू मिलना चाहिए, जो भी इसमें 3 गो एलिमेंट है तीनों का हू बहू मिलना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वह रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो ना है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कट गया, यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्सिव कट गया, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्सिव कर रहा है। तो अब आप सोचिए रिफ्लेक्सिव ना है तो अब आगे चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि ना उल्टा। तो a, a का तो उल्टा a, a तो ये होगा, और a, b का उल्टा क्या होगा, b, a तो उल्टा भी इसमें है। तो अब बताइए उल्टा अगर है तो सिमेट्रिक तो है, तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक तो हो गया, समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिक हो गया बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है। तो आप देख लीजिएगा अच्छा से एक बार फिर से, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो ना है, पता चल गया है। अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, a मिला b से और b मिला a से, तो a से मिलना चाहिए a। फिर से समझिएगा, a मिला b से और b मिला a से, इसका मतलब अब इससे इसको मिलना चाहिए, तो a, a मिलना चाहिए। तो देखिए तो a, a मिल रहा है कि नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, मतलब सममित है, संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हूबहू इसमें नहीं मिल रहा था। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। जैसे फंक्शन से आप लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक तरह का रिलेशन ही होता है, स्पेशल रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन में आप लोगों से 3 गो सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, 3 तरह का, और 3 गो जो फॉर्मूला है, उस तीनों फॉर्मूला को पहले आप लोगों को समझना होगा। तो पहला क्या है 1 1, दूसरा क्या है ऑन टू, और तीसरा क्या है इन टू। 3 गो नाम हम बोल रहे हैं, तीनों को नाम अच्छा से समझिएगा। पहला आपको समझना है 1 1, ऑन टू, और एक है इन टू। क्या वो बोले, एक 1 1, एगो ऑन टू और एगो इन टू। 1 1 मतलब होता है एक है कि, समझिएगा ध्यान से,
एकाएकी अथवा इसको एकाएक फलन भी बोलते हैं, यानी इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन कब होता है, ये आपसे सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में एक फलन है जो वन वन कब कहा जाता है, वन वन कब होगा, जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू दैट इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी सेट ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वन वन, अगर मान लीजिए परीक्षा में सवाल आपसे कैसे पूछेगा, तो परीक्षा में सवाल कैसे पूछता है इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए सवाल कैसे पूछता है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, डैट इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू है फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए। तो बताना है कि देन फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, क्या है, वन वन है, ऑन टू है, या कॉन्स्टेंट है, या मेनी वन है। तो अभी आपको हम बताएं कि इस टाइप का फंक्शन देखिएगा गौर से कि एफ एक्स वन बराबर है, अगर एफ एक्स टू है तो डैट इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन, तो अब आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप बता दीजिए, सेम चीज दिख रहा है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू डैट इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू, तो ये कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप याद रखते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा, तो आप आसानी से आंसर आप मार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ऑन टू फंक्शन। देखिएगा, तो अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन एफ ए से, मतलब कोई अगर फंक्शन है ए से बी में, ये ऑन टू कब होगा, मतलब आच्छादक कब होगा। तो आच्छादक के लिए आप याद रखेंगे एफ ए बराबर बी। ठीक है, अब तीन वो चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो तीन गो सवाल में से एक सवाल तो जरूर टकरा जाएगा। क्या कि एफ ए बराबर बी अगर है तो वो ऑन टू है, और अगर एफ ए सबसेट बी है तो वो क्या है, इन टू है। दोनों के नाम को फर्क समझ लीजिएगा, ये है ऑन टू मतलब आच्छादक, और इसको बोलते हैं इन टू मतलब अंतक्षेपी। तो इन टू और ऑन टू दोनों अलग चीज़ है। तो ऑन टू कब होगा, जब एफ ए बराबर बी होगा, और इन टू कब होगा, जब एफ ए सबसेट बी होगा। तो इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, तो आप लोग देख के बताइएगा कि क्या कौन सा आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी एन इनटू फंक्शन, इनटू मतलब अंतक्षेपी फंक्शन। तो अंतक्षेपी में अभी आपको क्या बताया कि एफ ए सबसेट बी होगा, या एफ ए बराबर बी होगा, या एफ ए जो है बी का सबसेट होगा, बी जो है एफ ए का सबसेट है, या एफ ए नॉट इक्वल टू बी है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि इनटू, गौर से देखिए इनटू कब होता है, जब एफ ए सबसेट बी होता है। तो ये देखिए इनटू आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और यही सवाल अगर हम नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल है आपका कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब इन, इस बार ऑन टू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ऑन टू कब होता है, जब एफ ए किसके बराबर होता है, एफ बी के बराबर, सॉरी एफ ए किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, एफ ए सबसेट बी या एफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है कि एफ ए किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। इफ एफ इज वन वन ऑन टू, मतलब कि कोई फंक्शन अगर एफ जो है वह इन्वर्टिबल कब होगा, मतलब कि उसका व्युत्क्रम कब निकाला जा सकता है, तो जब वह एकाएक और आच्छादक दोनों होना चाहिए, मतलब वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अर्थात इसको मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर वाई, तो इसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, तो एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं, एफ एक्स बराबर अगर वाई है तो इसको हम एफ को इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ इन्वर्स वाई बराबर किसके, एक्स के बराबर। ये तो आप लोग समझ गए। तो आपको हम बताएंगे कि कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पहला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का संयोजन आप लोगों को सीखना है। तो संयोजन भी आपका एक नंबर का सवाल आता ही आता है, तो इसीलिए आप लोगों को ये कंपोजिशन समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन रहेगा, एगो एफ रहेगा ए से बी में, और एगो जी फंक्शन रहेगा जो बी से सी में है। तो आपसे गॉफ पूछेगा एफ जीओ एफ, और एक पूछता है एफ ओ जी। तो जीओ एफ अगर पूछता है तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स,
और एफ ओ जी पूछता है तो इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से हम आपको निकालना सिखाएंगे कि गॉफ कैसे निकालते हैं और फॉग कैसे निकालते हैं। तो आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझते हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, कैसे भी किसी भी फंक्शन का हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि आर एक एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब एक रिलेशन रियल नंबर में एक फंक्शन है, डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइंड किया गया है कि एफ एक्स बराबर 2x + 3। देन आपसे पूछा जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। और इस टाइप का सवाल जो है ना आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी देखने को मिला होगा। आप ना होगा तो आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, अगर एफ एक्स बराबर दिया हुआ रहे तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, इन्वर्स निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी फंक्शन लिखा गया है ना, जैसे हमारे पास फंक्शन क्या था 2x + 3, ठीक है, तो इस फंक्शन को आना आप y मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, y। तो y बराबर 2x + 3 हो गया। और इससे आप x का मान निकालिएगा। किसका मान निकालिएगा, x का। तो कैसे x का मान निकालेंगे, तो देखिएगा y + 3 इधर आके -3 और बराबर के बाद इधर 2x आ गया। तो इससे हमारा x का मान कितना आएगा, गुना में 2 तो बट्टा में, तो y - 3/2। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप को ये बात समझना क्या है कि यहाँ जो एक्स है ना, यही एफ इनवर्स वाई होगा। क्या होगा, एफ इनवर्स वाई, और बराबर में y - 3/2 लिख दीजिएगा। और ऐसा यहाँ पर इस जो है एफ इनवर्स वाई कैसे लिखें, अभी आपको बताए थे कि अगर एफ एक्स वाई के बराबर है, तो हम अभी जस्ट बताए थे कि एफ इनवर्स वाई जो है, गौर से देखिएगा, ये अगर एफ को इधर ले चले तो इन्वर्स में बदल गया और इधर क्या बच जाएगा, एक्स के बराबर बच जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम एक्स के जगह क्या लिखे, एफ इनवर्स वाई। तो सोचिए, ये वाई के टर्म में है, तो इसी चीज़ को आप एक्स के टर्म में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ वाई के जगह क्या कर दिए, एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स कर दीजिए, तो x - 3/2। तो इस तरह से आप आसानी से एफ एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या आया, x - 3/2। तो आपका ऑप्शन जो है x - 3/2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये 2x - 3 है, यहाँ पर x + 3 था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हमको लगता है कुछ अभी आप लोगों को समझ में आया है, लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट भी हो। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का, तब आपको समझ में आएगा। इसका आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए ठीक से कि एफ एक फंक्शन है जो आर से आर में रिलेशन, मतलब रियल नंबर में फंक्शन है, डिफाइन किया है 4x + 3, और आपसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो बताइए इसका इन्वर्स कैसे हम लोग निकालें। तो इसका इन्वर्स आसानी से फिर से हम निकाल के बताते हैं आपको। पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, कितना है 4x + 3, और इस फंक्शन को हम क्या बोले थे, y मान लेने के लिए। तो y बराबर मान लिए 4x + 3, और इससे हम x का मान निकालेंगे। तो y - 3 + 3 इधर आके -3 और बराबर के बाद 4x। इससे हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, y - 3/4। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हम बताएं कि ये जो x है वह किसके बराबर है, एफ इनवर्स y के बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा y - 3/4। तो इस तरह से आप आसानी से एफ इनवर्स x का मान निकाल सकते हैं, x - 3/4। जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y की जगह x, तो यहाँ पर भी x। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एक और सवाल देखिएगा, तब आपको हो सकता है और अच्छा से समझ में आ जाए। एक और सवाल देखिए कि आपसे एफ एक्स बराबर 3x - 4 है, तो आपसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो बताना है इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोग खुद से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा, सो आपको कमेंट करके बताना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x - 4 है, तो आपको बताना है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। क्या x + 4/3 होगा, या 1/3x - 4 होगा, या 3x - 4 होगा, या 3x + 5 होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं कि कैसे गॉफ और फॉग जो अभी हम आपको बताए थे कि एफ ओ जी कैसे निकालते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर एफ एक फंक्शन है और जी एक फंक्शन है, तो आपसे पूछेगा कि गॉफ जी ओ एफ और एगो एफ ओ जी कैसे पूछता है, ठीक है। तो पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस पर बनता है क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, एफ एक फंक्शन है जो फ्रॉम आर टू आर,
तो पहला फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है आपका जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो पूछा गया कि एफ ओ जी क्या होगा, तो इस चारों में से आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले आप देख लीजिए कि एफ एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स है ना, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है, और जी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, एफ ओ जी। तो देखिएगा अभी हम आपको बताए थे एफ ओ जी कैसे लिखते हैं। तो देखिए इस चीज़ को आप समझिए, एफ ओ जी निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पर इस फंक्शन है तो पहले इस फंक्शन को छोड़ दीजिए और ये जी एक्स का मान बताइए। तो जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। ये बात आप लोगों को समझ में आया क्या, फिर से समझिएगा कि एफ ओ जी निकालने के लिए कहा रहा है। तो पहले तो आप लिखेंगे एफ इंटू जी ऑफ एक्स और क्या कीजिएगा, ई एफ छोड़ दीजिए और ये क्या है, जी एक्स है, जी एक्स का मान यहाँ से उठा कर रख दीजिए। अब आप बताइए इसको क्या पढ़िएगा, एफ एक्स पढ़िएगा ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन आप इसको एक्स पढ़िएगा। तो एफ एक्स जैसे ही पढ़िएगा तो आप यहाँ ये लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, साइन एक्स लिखिएगा ना। लेकिन एक्स के जगह आप गौर से देख लीजिए क्या है, आप तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर लिखना होगा। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए, एफ एक्स का मान दिए हुए था, जी एक्स का मान दिए हुए था, एफ ओ जी पूछ रहा था तो पहले तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, ठीक है, और एफ का एफ छोड़ेंगे और ये जी एक्स है और जी एक्स का मान आप यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे और ये फंक्शन हो गया एफ एक्स पढ़ेंगे इसको। तो एफ एक्स बराबर क्या था, गौर से देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाए। एक दूसरा तरीका हम बताते हैं जिससे कि आपको और हो सकता है समझ में आ जाए। तो दूसरा तरीका इस तरह से आप बना सकते हैं, एफ ऑफ जी बराबर एफ जी एक्स, तो यहाँ तक सही है, ठीक है। तो आप गौर से देखिए एफ है तो एफ कहाँ है, फंक्शन आपका साइन एक्स है, तो यहाँ पर एक्स के जगह कितना है, जी एक्स है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए साइन जी एक्स, क्योंकि एक्स के जगह क्या है, जी एक्स है, तो साइन जी एक्स, और इस साइन के साइन और जी एक्स का मान आप फिर रख दीजिए एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीका से आप, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा हो सकता है डाउट अगर आपको रह गया होगा, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, एफ एक्स बराबर 8x क्यू, जी एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3। तो बताना है जी ऑफ एफ क्या होगा। तो पहला एक्स होगा या 2x होगा या x/2 होगा या 3x स्क्वायर होगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको कैसे बनाएं। तो पहले आपसे क्या पूछ रहा है, जी ऑफ एफ है ना, तो जी ऑफ एफ को क्या लिखेंगे, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आप बताइए कि जी ऑफ एफ ये यहाँ पर लिखेंगे तो पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, जी, तो जी वाला मान देख लीजिए, जी वाला तो यही है एक्स के पावर 1/3 है ना, तो एक्स नहीं है लेकिन एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स, तो एफ एक्स के पावर 1/3। ये बात आप समझिए ध्यान से। तो इसे देखिएगा जी एफ एक्स है ना, तो पहले आप जी कहाँ है, जी मान लीजिए ये एक्स एफ एक्स है लेकिन ये इसको मान लीजिए एक्स है, तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 1/3 न लिख के हम क्या लिखेंगे, नहीं जी एक्स का मान आपको देखना है ना, तो जी एक्स का मान यही है ना, एक्स के पावर 1/3, लेकिन एक्स के जगह क्या है, एफ एक्स है, तो आप लिखेंगे एफ एक्स के पावर 1/3 और ये आपका एफ एक्स है। और अब आप एफ एक्स का मान यहाँ से रख दीजिए, तो एफ एक्स का मान है 8x3, आप पावर में 1/3 तो रहेगा। अब आप बताइए कि 8x3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2x के पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो आएगा वह 2x आंसर आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा, x होगा या 2x होगा या x/2 होगा या 3x स्क्वायर होगा। ऑप्शन आपका 2x होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स है, तो पहले आप क्या कीजिए, जी एक्स में देखिए, तो जी एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3 है, तो एक्स के जगह आप एक्स ना लिख के क्या लिखेगा, यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेगा, तो एफ एक्स के पावर 1/3 और इस एफ एक्स के जगह फिर मान रख दीजिएगा, तो एफ एक्स का मान कितना है 8x3 और पावर में 1/3 रहेगा। अब 8x3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 3, क्योंकि 2 का क्यू 8 और x का क्यू तो रहेगा ही। अब इस क्यू से क्यू कट गया तो क्या बचेगा 2x, तो आपका आंसर हो गया 2x, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, इसको कैसे बनाएंगे गौर से समझिएगा कि एफ एक्स बराबर 3 - x³ के होल टू दी पावर 1/3 है, तो आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ मतलब एफ, गौर से देखिए एफ एक्स का मान क्या है, ये मान लीजिए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन आप देखिए कितना है,
3 माइनस एक्स क्यू, तो एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे फंक्शन, और पावर में इस पर 3 रहेगा, होल टू दी पावर कितना रहेगा 1/3। ये बात समझ में आया? फिर से समझिएगा, इसको f माने और इसको हम x माने, तो fx और fx का मान ये इतना है, तो लिखेंगे पहले 3 और यहाँ पर x है तो x के जगह fx पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। अब हम लोग इसी में मान रखेंगे, गौर से समझिएगा, 3 के 3 और ये है आपका fx, और fx के मान तो फिर से आपको यही चीज़ रखना है, तो लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यू पावर, देखिएगा 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3, और ये पावर कितना रहेगा 3 और होल टू दी पावर 1/3। एक बार फिर से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। देखिएगा ध्यान से कि 3 के 3 और ये fx है, और fx के मान तो हम इतना फिर से रखेंगे, कितना रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यू अब पावर 1/3, और ये वाला 3 तो पावर में रहेगा और ये माथा पर वाला भी 3 रहेगा। अब इस 3 से 3 को काट दीजिए तो क्या बचेगा, देखिएगा 3 माइनस ब्रैकेट तोड़िए तो 3 और माइनस में एक्स क्यू, तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, अब पावर में 1/3 है ये है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स क्यू और पावर में 1/3, ठीक है, और 3 से 3 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा x। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा x आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका x यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो एक बार यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर आप फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसको। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा एग्जाम में, जैसे आप क्वेश्चन बैंक उल्टे होंगे तो आपको जरूर मिला होगा। इफ़ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, कोई एक ऑपरेशन संक्रिया है जो इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए ऑपरेशन बी, इसको क्या पढ़ते हैं ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तब आपसे इस तरह से आपके सवाल पूछेगा एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के मान को कैसे हम निकालते हैं, अब पहला ऑप्शन आपका 12, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 61 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए अच्छा से कि ए ऑपरेशन बी बराबर कितना लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको निकालना पहले क्या, एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6, तो पहले हम निकालेंगे एक ऑपरेशन 2, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे एक ऑपरेशन 2, तो ए के जगह 1 आया, बी के जगह 2 आया। फिर से समझिए, ए के मान 1 और बी के मान 2, तो यहाँ रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 पर रहेगा, 2 के स्क्वायर 4 रहेगा, तो 4 आएगा कितना आएगा 5। तो एक ऑपरेशन 2 तो आप निकाल लिए। अब आप निकालिएगा कितना, एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6 ऐसे। तो देखिए एक ऑपरेशन 2 का मान तो आप निकाल लिए थे 5 और ऑपरेशन ही 6 रहेगा। अब आपको क्या निकालना है 5 ऑपरेशन 6 का मान निकालना है। तो सोचिए यहाँ से एक ऑपरेशन 2 का मान निकाले थे तो ए का मान 1 बी का मान 2 रखे थे। तो सोचिए अब आपको ए का मान 5 है बी का मान 6 है, तो यहाँ रख दीजिए। तो 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अब इसका मान निकालिए। तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 6 के स्क्वायर 36, 36 25 हो गया 60, 1 61, 6 5 11, 3 2 5 1 6। तो इस तरह से आपका आंसर आया 61 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले आप एक ऑपरेशन 2 निकालिए। तो ए का मान 1 बी का मान 2, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो कितना आया 5 आया। फिर अब क्या करेंगे, एक ऑपरेशन 2 का मान तो निकाल लिए थे 5 और ये ऑपरेशन तो 6 रहेगा। फिर आप 5 ऑपरेशन 6 का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए ए का मान 5 और बी का मान 6, तो 6 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो 61। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स ऑपरेशन वाई दिया हुआ है 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। तो आपसे पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। तो देखिए एक ऑपरेशन वाई 1 प्लस 12x प्लस एक्स इंटू वाई है ना। तो आपसे पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3। तो आप सोच लीजिए x के मान कितना है 2 है और y के मान 3 है। तो यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 12 इंटू एक्स, एक्स का मान तो 2 है प्लस एक्स का मान 2 और y का मान 3, गुना कीजिए। तो 1 प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 दूना 6, कितना आएगा 24 और 30 1 31। आपका ऑप्शन नंबर 31 आया आंसर, यानी 31 नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि क्या होगा। इसलिए क्योंकि हूबहू क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 का आंसर क्या होगा। तो हमको लगता है आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 31 होगा या 35 होगा या 25 होगा या 50 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप पर देख लीजिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन ए प्लस 3b स्क्वायर है। तो 2 ऑपरेशन 4 का मान पूछ रहा है। तो देखिए
इसको तो हम लोग बना सकते हैं आसानी से। दो ऑपरेशन, पहले ए ऑपरेशन बी बराबर लिखा गया है ए प्लस 3b का स्क्वायर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दो ऑपरेशन 4, तो यह भी हमको लगता है आप बना सकते हैं। ए का मान 2, बी का मान 4, तो रख दीजिए 2 + 3 × 4 का स्क्वायर। तो 2 + 3 × 4 के स्क्वायर 16, 16 2 + 16 48, 48 और 2 मिल के हो गया 50। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये देख लीजिए गुना का चिन्ह है, तो 16 48, 48 से 2 मिल के 50। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, तब जाकर हमें लगेगा कि हाँ वीडियो का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग इतना जो है जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, थ्योरी बताया गया है, उसको आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे और परीक्षा में कम से कम इतना याद करके जाइएगा, तो आपका जो परीक्षा में 2-4 गो जो सवाल पूछा जाता है वो चारों सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाता है। तो आप लोग मिलिएगा, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और सभी को मेरे तरफ से एग्ज़ाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा से एग्ज़ाम निकल जाए और सभी लोग अच्छा परसेंटेज से पास करें। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।